सभी को नमस्ते। मैं रमेश चंद कुमावत, व्याख्याता भौतिक ज्ञान, ग्राम बोराज, जयपुर। प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ लिया था, अपवर्तन हमने पढ़ लिया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ लिया था, इनके अनुप्रयोग वगैरह सब कुछ पढ़ लिए थे। आज किरण प्रकाश की में हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, जो हमारे पास में बोर्ड परीक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है जो अपने पास में या तो होता है 4 अंक का बोर्ड परीक्षा में, या फिर होता है अपने पास 3 अंक का। प्रश्न क्या आता है? प्रश्न आता है अपने पास साधारण से लिखा हुआ आता है, किसी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। या फिर प्रश्न आता है अपने पास में, किसी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए निम्न सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। सूत्र होता है आपका N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ये हमको सूत्र व्युत्पन्न करना है। इस सूत्र के अंदर हम देखें तो हमारे पास में 5 महत्वपूर्ण राशियां हैं। एक तो N2 है, N1 है, V है, U है और कैपिटल R है। ये 5 राशियां हैं। इन 5 राशियों का हमको आपस में संबंध ज्ञात करना है। यानी हमारा जो उद्देश्य है वह है हमारे पास N2, N1, उसके बाद में V, U और R। इनके बीच में हमें संबंध या सूत्र व्युत्पन्न करना है। ये काम हमको करना है। अब देखो, अपन एक एक शब्द को समझते चले, क्या क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा इनका भावार्थ समझ ले अपन। पहले हम बात करें गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। अब देखो, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कैसे बनता है इसके बारे में समझ ले अपन। ये मान लो अपने पास में एक कांच का गोला है, कांच का गोला। ये अपने पास में कोई कांच का ठोस गोला था। इस कांच के गोले के अंदर हमने ये वाला भाग और ये वाला भाग काट के अलग कर दिया, तो ये अपने पास में ऐसे भाग बच जाता है। इस वाले भाग को हमने यहां तक हटा दिया, तो ये जो भाग बच जाता है, ये वाला भाग कहलाता है अपने पास में गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से हमको क्या करना है? अपवर्तन ज्ञात करना है। अब अपवर्तन क्या होता है, थोड़ा सा इसका अर्थ समझ लें कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाए या सघन से विरल माध्यम में जाए, तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? मार्ग से प्रकाश किरण विचलित हो जाएगी। जो विचलित होगी उसी के लिए हमें प्रकाश का अपवर्तन का समीकरण ज्ञात करना है। अब वो अपवर्तन का समीकरण कैसे ज्ञात करना है, थोड़ा सा इसके बारे में हम गौर कर लें। देखो, हमारे पास में क्या है कि ये अपने पास में इस चित्र को अपन समझ लें। यहाँ APB एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, जिसके दाहिनी ओर सघन माध्यम है, जो कि अपने पास कांच हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, या कोई अन्य पारदर्शी पदार्थ हो सकता है, जिसका अपवर्तनांक N2 है। और इसके बाईं ओर एक विरल माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक हमारे पास में N1 है। अब हमें यहाँ क्या करना है? अपवर्तन ज्ञात करना है। अपवर्तन ज्ञात करने के लिए हमने बिंदु O पर एक वस्तु रखी। वस्तु को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। वस्तु को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से बना O, यानी यहाँ हमने बिंदु O पर एक वस्तु रख दी। इस O से प्रकाश किरण इस अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है। जैसे यह यहाँ पर आपतित होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए अगर हम सामान्य रूप से समझे तो यहाँ मान लो अपने पास सघन माध्यम है, यहाँ विरल माध्यम है, और यहाँ जब कोई प्रकाश किरण हमारे पास आपतित होती है तो वहां अपने पास में अभिलंब और बनाना पड़ता है। ये हमारे पास में डॉटेड रेखा बनाई है, वो अभिलंब है। तो यहाँ आपका आपतन कोण हो जाता है, ये प्रकाश की किरण यहाँ अपवर्तित हो जाती है, और ये आपका अपवर्तन हो जाता है, और ये रेखा होती है अपने पास में अभिलंब। ठीक है दोस्तों, और ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। तो उसी प्रकार जैसे ही बिंदु A पर ये प्रकाश किरण आपतित होती है, तो यहाँ अभिलंब के साथ आपतन कोण बनता है I। यानी इस रेखा, जो डॉटेड रेखा हमने खींची है, इसको हम कह सकते हैं अभिलंब। ये अभिलंब है। जैसे आपतन कोण बिंदु बनाकर, आपतन कोण I बनाकर ये प्रकाश किरण
इस पृष्ठ पर आपतित होती है। ये अपने पास में है केंद्र बिंदु, जो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हमने लिया है, क्योंकि ये गोला था, गोले का केंद्र बिंदु अगर हम देखें तो ये गोले का केंद्र बिंदु था सी, तो उसी प्रकार ये गोले का अपने पास जो गोलीय पृष्ठ है उसका वक्रता केंद्र है सी। अब यहाँ प्रकाश किरण अपवर्तित होती है और बिंदु आई पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। आई मतलब होता है इमेज, इमेज का मतलब अपने पास में बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब हमारे पास में पता नहीं आभासी है, सीधा है, या फिर उल्टा या वास्तविक है, बस अपने को ये पता है कि यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। अब यहाँ अपन इनकी दूरियां देखें, क्योंकि ये प्रतिबिंब है तो उसकी दूरी हो जाएगी v, ये अपने पास में इसका वक्रता केंद्र है, इसकी परिधि से दूरी हो जाएगी कैपिटल R जो वक्रता त्रिज्या है, और ये अपने पास वस्तु रखी है तो उसकी दूरी हो जाएगी -u। अब थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए, देखो यहाँ तो हमने दूरी ली है -u, यहाँ ली है कैपिटल R और यहाँ v, ये दोनों तो पॉजिटिव है, इधर के नेगेटिव है, तो अपने को सीधा से ध्यान रखना है। जैसे अपन ने दर्पण या लेंस में पढ़ा था, इसके बाईं ओर यानी जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो उसकी दूरियां सारी नेगेटिव होगी। दर्पण के पीछे की ओर या कोई भी अपवर्तक पृष्ठ है उसके पीछे की ओर जो भी दूरियां होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगी, ये बाकी की पीछे की दूरियां सारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये अपने पास में आसान सा किरण चित्र था। अब इसके अंदर लिखने की क्या चीज है, कैसे हमको डेरिवेशन हल करनी है और कैसे हमको सूत्र व्युत्पन्न करना है, वो सारा काम हमको करना है। अब देखो कैसे करना है, स्टार्ट करें हम। देखो बहुत आसान है डेरिवेशन, और परीक्षा के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में से अपने पास में कम से कम 2 डेरिवेशन जरूर आएंगे, और उन 2 डेरिवेशन में से ये एक आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब क्या काम करना है हमको, थोड़ा सा इसके बारे में देख ले अपन कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। हमारा उद्देश्य तो हमको पता लग गया, N2 N1 VUR इन तीनों में संबंध ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो स्वाभाविक बात है प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, और प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो यहाँ अपवर्तन के नियम लगेंगे, और अपवर्तन का हमारे पास में नियम जो सूत्र के रूप में है वो है sin I अपॉन sin R बराबर N2 अपॉन N1। ये अपने पास में साधारण अपवर्तन का नियम है, जिसे हम कह सकते हैं स्नेल नियम। ये स्नेल ने दिया था नियम। अब इसके हिसाब से हमको हल करना है, तो देखो हमको N2 N1 चाहिए थे, N2 N1 तो मिल गए। अब अपने पास में VUR इनका मान चाहिए, और यहाँ साइन के मान नहीं है, तो इन दोनों को हमको हटाना है, पहला काम। फिर I और R इनका मान U, V और R इन तीनों में लाना है। ये हमारे पास में इस टॉपिक की महत्वपूर्ण डेरिवेशन का भाग है। अगर ये चीज हमारे समझ में आ जाएगी तो हमको डेरिवेशन हल करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से हमारी डेरिवेशन हो जाएगी और अपने पास में पूरे नंबर भी कंफर्म हो जाएंगे। अब अपन बात करें कि इसमें लिखने की क्या चीज है। तो अपन कोई भी चीज पढ़ते हैं, फिजिक्स में फॉर्मूला भी व्युत्पन्न करते हैं, तो उसके अंदर हम थोड़ी थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी में यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल के सुना रहा हूँ, अपन सुनते चले। हम लिखेंगे चित्रानुसार APB एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, जिसके दाहिनी ओर सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक N2 है, और इसके बाईं ओर एक विरल माध्यम या वायु उपस्थित है जिसका अपवर्तनांक है N1। इस अपवर्तक पृष्ठ के लिए किसी बिंदु O पर एक वस्तु रखी है, जो O वस्तु हमने रखी है उसका अपने पास में इस अपवर्तक पृष्ठ पर बिंदु A पर आपतन होता है, आपतन कोण I होता है, और इसका अपवर्तन होकर बिंदु I पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपवर्तन कोण R होता है। इनकी अगर हम दूरियां कहें तो बिंब दूरी -u, अपने पास में वक्रता के अंदर की दूरी जो वक्रता त्रिज्या है वो कैपिटल R, और प्रतिबिंब दूरी b है। अब काम करना स्टार्ट करें हम। अब डेरिवेशन पार्ट अपन स्टार्ट करें तो अपन लिख सकते हैं स्नेल के नियम से। क्यों? क्योंकि सारा काम किससे होगा, स्नेल के नियम से। तो हम लिख सकते हैं स्नेल के नियम से हम लिख सकते हैं sin I अपॉन sin R बराबर N2 अपॉन N।
हमको पहला काम क्या करना है, यहां से साइन को हटाना है। साइन को हटाने का काम क्या करेंगे, हम कह दें यदि कोण आई व आर अल्प कोण हो तो। अब ये अल्प कोण क्यों होंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम विचार विमर्श कर लें कि ये अल्प कोण क्यों हो रहे हैं। क्योंकि ये जो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हमने लिया है यहाँ पे ये ऐसा, इसकी जो वक्रता है, वक्रता का मतलब क्या है कि ये जो घुमाव बिंदु ये अपने पास में कम है, और वक्रता कम होने से आपका आपतन कोण, यहाँ पे ये आपका आपतन कोण और यहाँ पे ये अपवर्तन कोण दोनों ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और दोनों कम होंगे तो अपन कह सकते हैं कि साइन आई लगभग बराबर हो जाएगा आपके आई के, और साइन आर लगभग बराबर हो जाएगा आर। ये दो मान हो जाएंगे और इससे हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर आई अपॉन आर बराबर n2 अपॉन n। और इसको अपन हल कर लें तो यहाँ आ जाएगा आई अपॉन आर बराबर n2 अपॉन n। इसी के साथ अपने साइन घटक हट गए। अब हमको क्या करना है, आई और आर को हटाना है और यहाँ लाना है यू वी आर। कैसे लाएंगे, इसके लिए अपन थोड़ा सा आगे हल कर ले इसको। यहाँ आई को मैं n1 से गुणा कर रहा हूँ, आर को n2 से गुणा कर रहा हूँ, यानी वज्र गुणा कर रहा हूँ। तो i इंटू n1 बराबर हो जाएगा r इंटू n2। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब अपने पास में यहाँ क्या है, इस सूत्र में देखो हमको i और r को हटाना है, और i और r को हटाना है u v r, ये तीनों लाने हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब इसकी अपने को कोई जरूरत नहीं है, बस हमको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। अब अपने पास में सिंपल सी डेरिवेशन करना स्टार्ट करें, ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। देखो कैसे करेंगे हम। अब हम क्या करते हैं, कोण आई व आर का मान ज्ञात करने के लिए कोण आई व आर का मान ज्ञात करने के लिए, अब आई और आर का मान ज्ञात करें तो यहां अपने पास में देखो क्या हो रहा है, आई और आर का मान ज्ञात करेंगे तो यहां हम इस चित्र से ज्ञात करेंगे। चित्र में हम ज्यादातर काम में लेंगे त्रिभुज, चित्र में हम सबसे ज्यादा काम में लेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में अपन दो प्रकार के त्रिभुज ले सकते हैं, एक तो साधारण त्रिभुज और एक हम ले सकते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ हम इस चित्र में दोनों त्रिभुजों का उपयोग करेंगे। देखो इस त्रिभुज का अगर हम नाम दें तो यह आ जाएगा ए ओ और अपने पास में बन रहा है सी, ए ओ सी। ये देखो ये डॉटेड रेखा है, अगर आप इसको देखना चाहो तो ये अपने पास में बिल्कुल ऐसा त्रिभुज बन जाता है। अब इसके अंदर देखो ये आपका आप कोण है आई, इसमें ये और ये, इस कोण को तो हम कहते हैं बाह्य कोण और इन दोनों कोणों को कहते हैं हम आंतरिक कोण। हमने त्रिभुज में पढ़ा था कि बाह्य कोण का मान दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। अब दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है तो इन कोणों के हम नाम दे दें। देखो इस कोण को हमने नाम दे दिया अल्फा, इसको दे दिया बीटा, और इसका भी काम आएगा इसलिए इसको भी कह दिया हमने गामा। तो ये कोण हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। तो हम कह सकते हैं आसानी से कि कोण आई बराबर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आई का मान आ जाएगा अपने पास, तो हम कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ले लें हम। त्रिभुज का नाम है अपने पास में ओ ए सी से, और हम कह सकते हैं आई बराबर अल्फा प्लस बीटा। ये अपने पास में किसका मान आ गया दोस्तों, आई का मान आ गया। अब किसकी आवश्यकता है हमको, कोण आर की आवश्यकता है। इसको मैं मिटा दूं, अब अपन आर के लिए काम करें। यहाँ देखो अपने पास में एक और त्रिभुज बन रहा है, ये अपने पास में ऐसे त्रिभुज है। इसके अंदर देखें ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ये बिंदु ए है, ये आई है और ये सी है। इसको आप रोटेट करना चाहो तो ये ऐसे। इसके अंदर देखो ये कोण तो हमारे पास में बीटा, ये कोण है आर और ये कोण है गामा। तो इसके अंदर भी अपने पास में वही त्रिभुज का नियम लगाएंगे। बीटा क्या होगा, बाह्य कोण, बीटा बराबर हो जाएगा आर प्लस गामा, और आर का मान हम निकालें तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा। ये गामा इधर पक्षांतरित हो जाएगा और इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। यहाँ पे अगर इसको लिखें तो यह आ जाएगा अपने पास में
बीटा माइनस गामा बराबर आर, और इसको व्यवस्थित करके अपन ऐसे लिख सकते हैं, आर को इधर ले लेंगे और बीटा माइनस गामा को उधर ले लेंगे। तो अपने पास में इसका मान आ गया। अब आगे अपन लिख सकते हैं, वापस त्रिभुज ले रहे हैं हम। त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम? CAI से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि बीटा बराबर हो जाएगा आर प्लस गामा, और यहां से अगर हम आर का मान निकालें तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा। समीकरण नंबर 3। दोस्तों यहाँ तक हमको हल करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई, बहुत आसान काम था, तो आगे की चीज में भी दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, यहाँ आर और आई इन दोनों का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 का मान 1 में रखने पर, इसमें रखेंगे तो क्या मान हो जाएगा अपने पास में? बहुत आसान मान हो जाएगा। यहाँ आई का मान हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा इंटू n1, और आर का मान हो जाएगा बीटा माइनस गामा इंटू n2। समीकरण नंबर 4। देखो मान अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है, पर यहाँ एल्फा बीटा और गामा आ रहे हैं। हमको चाहिए था मान n1 n2 UVR, तो एल्फा बीटा गामा इनको भी हमको हटाना है, और क्या मान लाना है? URV या UVR। यानी हमारा उद्देश्य क्या है, यहाँ हम कह सकते हैं एल्फा बीटा गामा का मान याद करने पर, इसका मान याद करेंगे। कैसे याद करेंगे थोड़ा सा अपन देख ले। यहाँ एल्फा बीटा गामा का मान याद करने के लिए हम इस चित्र में थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। हमने क्या किया, बिंदु ए से एक अभिलंब डाला मुख्य अक्ष पर AN के रूप में। जैसे ही हम AN के रूप में अभिलंब डालते हैं तो हमारे पास में समकोण त्रिभुज बन जाते हैं OAN, NAC, NAI, और इनमें अपन एल्फा बीटा गामा तीनों का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए अपन धीरे धीरे काम में लेते चले। पहले अपन क्या करते हैं, एल्फा के मान के लिए, एल्फा के मान के लिए हम काम करें। एल्फा कहाँ स्थित है हमारे पास में? ये कोण है। इस कोण के लिए त्रिभुज हमारे पास काम आ रहा है OAN। त्रिभुज हमने ले लिया OAN से हम कह सकते हैं। अब देखो यहाँ OAN ये त्रिभुज हमने ले लिया, तो इसके अंदर हम देखें OP भुजा का मान तो हमको दे रखा है -u, और ये दो भुजाएं हैं, इन दोनों का मान हमको दे रखा नहीं। इन दोनों भुजाओं में से एक भुजा हमको काम में लेनी है। अब कौन से काम में लेनी वो हमारे पास महत्वपूर्ण है। अब कौन से काम में लेनी है, हमको भुजा वो काम में लेनी है जो अन्य त्रिभुजों में काम आए, और अन्य त्रिभुजों में काम आ रही है हमारे पास में AN भुजा, जो कि अपने पास इस त्रिभुज में एक प्रकार का लंब है, और नीचे की भुजा क्या हो गई? आधार। तो ये लंब और ये आधार, इसके लिए त्रिकोणमितीय फलन काम आता है tan L, क्योंकि लंब और आधार के रूप में त्रिकोणमितीय फलन काम क्या आ रहा है अपना? tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं लंब AN बटे आधार ON। यह आ गया अपने पास, बहुत आसान था। अब इसमें हम वापस वही कंडीशन ले लें, यदि अल्फा अल्प कोण हो। अब अल्प कोण क्यों ले रहे हैं हम? कहानी सीधी सी है कि यहाँ इसकी वक्रता बहुत कम है, और वक्रता बहुत कम होने के कारण क्या है, ये अपने पास में एक सीधी रेखा के रूप में लेंगे, और सीधी रेखा के रूप में लेंगे तो अल्फा कोण क्या हो जाएगा अपने पास? बहुत कम, और अल्फा कोण कम हो जाएगा तो P बिंदु N के लगभग नजदीक हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ये तो होगा ही होगा साथ में, यानी tan अल्फा लगभग बराबर हो जाएगा अल्फा के, तथा अपने पास में क्या होगा? ON भुजा हो जाएगी OP के बराबर। ON भुजा क्या हो जाएगी? OP के बराबर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जिसका मान, इस OP भुजा का मान है -u, ये मान अपन इसमें रख देंगे, तो हम कह सकते हैं tan अल्फा लगभग बराबर हो गया अल्फा बराबर AN बटे OP, या फिर इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर AN बटे OP का मान हम लिख सकते हैं -u। ये समीकरण 4 हो गया। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 5 नंबर समीकरण निकालने में हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी,
आसान था। अब अपन बीटा का मान निकालते हैं, यानी हम कह सकते हैं इसी प्रकार बीटा के लिए भी अपने पास में आसानी से मान निकाल सकते हैं। वापस त्रिभुज लें जिसमें बीटा कोण हो, ये बीटा कोण है तो त्रिभुज आ जाएगा CAN से हम कह सकते हैं। अब इसमें देखो जो CN भुजा है वो आधार है, AN भुजा है लंब। आधार और लंब के बीच में त्रिकोणमितीय फलन काम आएगा, वही tan बीटा बराबर हो जाएगा आपका आधा लंब AN बटे आधार हो जाएगा NC। वापस वही कंडीशन, यदि बीटा अल्प कोण हो तो tan बीटा लगभग बराबर हो जाएगा बीटा के, तथा अपने पास में वही चीज जो अपन ने यहाँ प्रूव की थी, यानी हम कह सकते हैं कि NC भुजा अपने पास में PC के बराबर हो जाएगी और इसका मान अपने पास में है कैपिटल R। अब अपन इसका मान रख दें तो अपने पास में क्या आएगा, tan बीटा लगभग बराबर हो जाएगा बीटा के, बराबर हो जाएगा AN बटे PC, और इसको हम लिख सकते हैं बीटा बराबर AN अपॉन कैपिटल R। समीकरण नंबर 6। बहुत आसान था, ज्यादा मेहनत नहीं करनी हमको। अब इसी प्रकार हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसी प्रकार गामा के लिए भी कहानी आएगी काम में। त्रिभुज हम लेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे अपने, इसमें गामा कोण ये रहा, त्रिभुज आ जाएगा IAN। वापस से हम कह सकते हैं त्रिकोणमितीय फलन tan आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ये लंब है ये आधार, लंब और आधार के बीच में मान चाहिए tan आ जाएगा। tan गामा बराबर हो जाएगा अपने पास लंब बटे आधार, यानी AN बटे आधार क्या हो जाएगा अपने पास में NI। अब इसमें वही कंडीशन ले लें हम, यदि वही गामा अल्प हो और गामा अल्प कोण हो तो अपने पास में क्या हो जाएगा, tan गामा लगभग बराबर हो जाएगा गामा के, बराबर हो जाएगा AN अपॉन NI। और यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि NI भुजा किसके बराबर हो जाएगी, NI भुजा बराबर हो जाएगी PI के। तो अपने पास में इसका मान क्या हो जाएगा, गामा बराबर आ जाएगा AN अपॉन PI। समीकरण नंबर 7। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था, हमने ज्यादा मेहनत नहीं की। अब हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे देखो समीकरण 4 को देखें हम। समीकरण 4 में अल्फा बीटा और गामा इनका मान चाहिए, और अपने पास समीकरण 5, समीकरण 6 और समीकरण 7 इन तीनों में अपने पास में अल्फा बीटा गामा का मान है। ये मान अपन इसमें रख देंगे और इसको आगे हल कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाकी मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं अपन। अब इसको आगे हल करें। आगे हल करने का काम बहुत आसान है, ज़्यादा हमको मेहनत करनी ही नहीं है, सिंपल सा डेरिवेशन है और 4 नंबर हमारे पास में आसानी से इसके मिल जाते हैं। कभी ये 4 नंबर का आता है बोर्ड परीक्षा में, कभी 3 नंबर का आता है। 4 नंबर 3 नंबर की कहानी ये है कि इसके साथ कभी छोटा न्यूमेरिकल दे देते हैं तो 4 नंबर का दे देते हैं, नहीं तो 3 साढ़े 3 नंबर जरूर कवर करते हैं। तो अपन कह सकते हैं समीकरण, आगे अपन इसको हल करें तो समीकरण 4 में 5, 6, 7 से मान रखने पर इसका मान अपन इसमें रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन देखें अल्फा का मान हम रखें तो अल्फा का मान है अपने पास में AN अपॉन माइनस का U, प्लस बीटा का मान है AN अपॉन बीटा का ये रहा, बीटा बराबर आ जाएगा AN अपॉन R इंटू N1 बराबर। अब यहाँ पे देखो बीटा का मान वही है AN अपॉन R माइनस, फिर किसका मान है गामा का मान है यहाँ पे देखो, इसका मान अपन ने PI लिख दिया। इसको भी थोड़ा सा ओरल कर ले, समीकरण 7 को भी इसका भी मान रख दिया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं गामा बराबर AN अपॉन यहाँ PI का मान क्या है V, ये भी हम रख दें, इसको दे दे समीकरण नंबर 7। तो अपन क्या करें, इसका मान रखेंगे तो यह आ जाएगा AN अपॉन V इंटू N। बहुत आसान काम हो गया, अपने ज़्यादा मेहनत हमने की नहीं। अब क्या करना है हमको, इसमें देखो आप इस सूत्र में AN सब में अंश में कॉमन आ रहा है,
इसको हम काट देते हैं, यहाँ इस an को हमने काट दिया तो बचा क्या अपने पास, माइनस इस n1 को अंदर गुणा कर दे, n1 अपॉन यू प्लस n1 अपॉन आर बराबर, यहाँ ये n2 अंदर गुणा हो जाएगा, n2 अपॉन आर माइनस n2 अपॉन वी आ गया। अब अपन r की दोनों राशियां एक तरफ कर लें और uv को एक तरफ कर लें, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस n1 अपॉन यू, इसको इधर लाए तो आ जाएगा प्लस n2 अपॉन वी बराबर n2 अपॉन आर, ये तो ऐसे कैसा, ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस का n1 अपॉन आर। अब देखो इन दोनों में हर में r समान है तो इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया तो यहाँ आ जाएगा r n2 माइनस n, और यहाँ ये एज इट इज, इसको पहले ले लेता हूँ मैं n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू, ये आ जाता है अपने पास में गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का समीकरण, जो कि हमारे पास में बहुत आसान सी डेरिवेशन थी। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया, और अगर मान लो इसको भी समझने में आपको कहीं दिक्कत है तो आप मेरे को वीडियो खत्म होने के बाद में अपना कमेंट लिखकर बता सकते हैं कि हमको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जो भी आपकी कमेंट का जो परेशानी होगी उसका समाधान मैं कर दूंगा आराम से। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लीजिए। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने पास में क्या किया हमने, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का समीकरण हमने निकाल लिया। अब गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन हम कर रहे हैं तो ये गोलीय पृष्ठ कहाँ काम आ रहा है, जैसे इसको हम देखें, ये हमारे पास में गोलीय पृष्ठ था, ये कहाँ काम आ रहा है, गोलीय पृष्ठ इधर, अगर मान लो ये अपने पास में गोलीय पृष्ठ था, इसके इधर भी हम ऐसा गोलीय पृष्ठ ले लें तो क्या बचता है अपने पास में, इसको बाकी को मैं मिटा दूं तो ये बचता है अपने पास में केवल लेंस। तो हम लेंस के बारे में हम आगे करेंगे, और लेंस की परिभाषाएं सूत्र वगैरह ये तो अपन आगे हल करेंगे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पतले लेंस से अपवर्तन का समीकरण निकाल रहे हैं, और उसी से लेंस मेकर समीकरण निकालेंगे, और वही हमारे पास में लेंस का बिंब प्रतिबिंब और फोकस दूरी के बीच का सूत्र हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने शायद, अब इसको मैं मिटा दूं तो अपन आगे का भाग पढ़ें, डेरिवेशन, जो कि अपने पास में बहुत आसान डेरिवेशन है, कर लें, आसानी से हो जाएगी, कोई परेशानी हमको नहीं आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पतले उत्तल लेंस से अपवर्तन। पतले उत्तल लेंस से अपवर्तन, और इसी से हम निकालते हैं लेंस मेकर समीकरण। तो हम कह सकते हैं लेंस मेकर समीकरण, और इसी से हम निकालते हैं लेंस सूत्र, ये भी हम इसी के साथ निकाल रहे हैं। तो सारी चीज हम इसी टॉपिक में पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास में बोर्ड परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। मैंने आपको शुरू में बताया था जब पार्ट पढ़ना स्टार्ट किया था, इस चैप्टर में से हमारे पास में कम से कम 4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, तो यानी 8 नंबर का डेरिवेशन पार्ट इसी से आएगा। अब इसमें से अथवा में भी वो आ सकता है, और साथ में आगे वाले चैप्टर में तो अपने पास में एक डेरिवेशन तो हमने इम्पोर्टेंट पढ़ ली थी, फिर उसके बाद हम दूसरी डेरिवेशन जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं, और इसके साथ में हमारा दर्पण सूत्र था वो भी इम्पोर्टेंट है। लगभग इस चैप्टर में मैं आपको 8 डेरिवेशन बताऊंगा, 8 में से परीक्षा में कम से कम 2 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो अपन पतले उत्तल लेंस से अपवर्तन का समीकरण निकालते हैं, बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा गया है। अब ये कैसे होता है थोड़ा सा इसके बारे में देख लें। ये मान लो हमारे पास में मुख्य अक्ष है, ये हमारे पास में एक उत्तल लेंस है, ये अपने पास में उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के बारे में मैं आपको आगे अलग से पढ़ाऊंगा लेंस के बारे में, और लेंस के प्रकार पढ़ लेंगे हम,
और उसके बाद में इसकी परिभाषाएं हैं वो सारी चीज पढ़ लेंगे। तो ये अपने पास अभी तो आप इतना समझ लो कक्षा 10 के हिसाब से कि ये अपने पास में एक उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस का एक बिंदु होता है जो लेंस के ठीक मध्य में होता है, उस बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ये अपने पास में प्रकाशिक केंद्र बिंदु है। इस लेंस का अगर हम नामकरण करें तो इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। क्यों इसका इतना बड़ा नाम क्यों दिया? क्योंकि इस लेंस के अंदर हमारे पास में दो अपवर्तक पृष्ठ बनते हैं ए बी सी। जब प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है तो अपवर्तित होती है, और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ बनता है ए डी सी। जब प्रकाश की किरण लेंस से बाहर निकलती है तो सघन से विरल में जा रही है तो अपवर्तन होता है, यानी यहाँ पे अपने पास में दो बार अपवर्तन होता है, नंबर एक इधर और नंबर दो इधर। इसके लिए अपन चित्र बनाना स्टार्ट करें। यहां मान लो अपने पास में एक वस्तु रखी है, वस्तु को हमने कह दिया ऑब्जेक्ट। अपने पास में एक वस्तु रखी, इस वस्तु से प्रकाश किरण लेंस पर आपतित हो रही है। मान लो ये प्रकाश किरण लेंस पर ऐसे आपतित हुई। जब ये लेंस पर आपतित हुई तो प्रकाश की किरण का क्या होगा? अपवर्तन। और अपवर्तन से पहले अपने पास में आता है इसका अभिलंब। तो इसका अभिलंब हमने कह दिया कि इसका जो अभिलंब है वो इस लेंस के इस अपवर्तक पृष्ठ जो गोलीय है CBA, इसके लिए वक्रता केंद्र हमने कह दिया C1 है। और यहां से प्रकाश किरण इस लेंस पर आपतित होगी, यहां से आपतित होकर ये ऐसे सीधी निकल गई मान लो, और यहां से अपने पास में वस्तु का प्रतिबिंब बना दिया। ये हो जाएगा अपने पास में आई। यहां से प्रकाश किरण अपन थोड़ा सा इसको देखें तो प्रकाश की किरण क्या हो रहा है कि इस लेंस के यहां से सीधी लेंस में प्रवेश करी और यहीं से अपवर्तित हो गई, यानी डायरेक्ट इसी भाग से अपवर्तित हो गई। तो लेंस में तो दो बार अपवर्तन होना चाहिए कि प्रकाश किरण पहले विरल से सघन में जा रही है, फिर सघन से विरल में जा रही, तो दो बार अपवर्तन होना चाहिए। और यहाँ हमारे पास में केवल एक बार अपवर्तन हो रहा है, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो हमारे पास में क्या होगा? बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा। इसलिए इस प्रतिबिंब को कह दिया हमने आई डैश। ये आई डैश जो प्रतिबिंब हमारे पास बना है ये अपने पास में काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब है। जब ये प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर पहुंचती है तो इसके लिए भी हमारे पास में एक अभिलंब होता है, और ये अभिलंब हमने कह दिया यहाँ पे ये ऐसा है, और इसका वक्रता केंद्र हमने कह दिया C2। और ये प्रकाश की किरण जब यहाँ पहुंची है तो यहीं से अपने पास में इसका जो दूसरे भाग से अपवर्तन हो रहा है वो आ गया आई। यहाँ से थोड़ा सा सही समझ लीजिए आप दोस्तों, यहाँ से क्या हो रहा है कि प्रकाश किरण पहले तो ये यहाँ से अपवर्तित हो रही है, यानी इस पृष्ठ से ABC पृष्ठ से अपवर्तित हो रही है, फिर प्रकाश की